सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग जो आज की जो क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो चैप्टर आप लोगों को कंटिन्यू चल रहा है, जिसका नाम है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि ये चैप्टर आपका चल रहा है। अब मैं आपको ऑलरेडी यानी कि पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, और ये जो आपका है पार्ट 2 है, यानी कि हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस करा हूं। ठीक है ना? जिसमें हम लोग आपको हेल्थ के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है ना, डिजीज के बारे में पढ़ाए थे, जो भी बेसिक इसमें था। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो जो भी बच्चों न्यू है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना भूलना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग ये होगा कि आप लोग जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच पाएगा। ठीक है ना? इसीलिए आप लोगों को जरूरी बनता है। ठीक है? चलिए देखिए, इस क्लास में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो क्लास आपको हो रहा है ABBMU, जो कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि यूपी में सीनेट का होता है या सीपेट का, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैच है। यहाँ पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ के आपको क्लास देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि MCQ, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर का MCQ मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये सबसे बेहतरीन बैच है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? हर चीज जो है, मैं हर एक चीज MCQ PYQ प्लस में हैंड रिटन नोट्स के साथ में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? यदि मैं बात करूँ, यही चीज यदि आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, सेम यही कंटेंट रहेगा, सेम यही पढ़ाएगा, सेम क्वेश्चन सब आपको सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको पे करके यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो मोस्टली मैं बात करता हूँ कि ये जो आपका बैच है, आपको जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस बैच है। जो अच्छे से पढ़ लेगा उसको मैं गारंटी देता हूँ कि बायोलॉजी में इसको एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना? तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के बारे में बता देता हूँ कि मैं आपको पहले जो पार्ट 1 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या क्या पढ़ाया था। देखिए, मैंने इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे बताओ। तो इसमें हम लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद मैंने इसमें डिजीज के बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद मैंने इसमें यानी कि गुड हार्मोन्स, यानी कि गुड हार्मोन्स, यानी कि जो हार्मोन से रिलेटेड जो भी होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। टाइफाइड के बीमार नहीं, टाइफाइड के बारे में डिस्कस किए थे। और किसके बारे में? निमोनिया के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है ना? और वायरल डिजीज, यानी कि जो वायरस जो होने वाला बीमारी होता है उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ये सारी मैं आप लोगों को पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चों न्यू है वो पार्ट 1 नहीं लगाए होंगे, वो जरूर लगा लेना। ठीक है? क्योंकि ये सब आपको कवर हो जाएगा, और यहाँ से आपको दो दो या एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है ना? तो आपको ऊपर ऊपर देख लेना। जैसे मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, जो प्रॉपर आपको क्वेश्चंस में यहीं से आपको क्वेश्चंस में आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, मैंने हेल्थ में आप लोगों को क्या पढ़ाया था। तो हेल्थ में मैंने ये पढ़ाया हूँ कि जो हेल्थ ही क्या होता है, हेल्थ हम किस पर्सन को बोल सकते हैं, जो फिजिकल मेंटल सोशल और बिहेवियर्स एज वेल एज अब्सेंट ऑफ एनी डिजीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्थी पर्सन बोलते हैं। यानी कि जिसके पास किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं प्रेजेंट हो उसके शरीर में, प्लस में वो इसका फिजिकल तरीके से फिटनेस होना चाहिए, सोशल तरीके से फिटनेस होना चाहिए, बिहेवियर्स मेंटल, इन सभी से जो फिट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हेल्थी पर्सन बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद मैंने बात किया था जो कि किसके बारे में? तो डिजीज के बारे में, यानी कि बीमारी के बारे में। तो बीमारी जो होता है आपका, वो दो प्रकार के बीमारी होता है। एक होते हैं आपका जेनेटिक बीमारी, यानी कि जेनेटिक डिजीज। एक होता है आपका सॉरी, एक होता है आपका एक्वायर्ड डिजीज। यानी कि जेनेटिक का मतलब ये होता है कि जो आपका जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है, यानी कि जो बीमारी आपको हर एक जनरेशन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि जो इस जनरेशन में जो बीमारी आपको देखने को मिल रहा है वो आपके बच्चे के साथ हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। यानी कि जैसे इसमें आपका आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, स्पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और इनफर्टिलिटी। इस सब को मैं आपका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूँ प्रीवियस क्लास में। राइट? इसके बाद मैंने बताया था एक्वायर्ड डिजीज, यानी कि इसमें आपका आ जाएगा इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में आपका हो जाएगा जो एक से दूसरे में फैलता है, जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, क्या ये फैल रहा है? ठीक है ना? कॉमन कोल्ड, कोरोना, ये सब क्या था? इन्फेक्शंस डिजीज था। ठीक है ना? इसके बाद मैंने बात किया कि नॉन इन्फेक्शंस में, जो कि ये पार्ट आपका एक्वायर्ड डिजीज के पार्ट है, जिससे मैंने बताया था कि ये जो बीमारी होता है इसमें नॉन इन्फेक्शन होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंच पाता है। कैसे? तो हार्ट अटैक, जैसे तुम्हें हार्ट अटैक है तो क्या दूसरे को भी हार्ट अटैक आ जाएगा? इस सिम्टम से ऐसा नहीं है। सॉरी यार, खांसी हो रहा है बहुत। ठीक है ना? तो ये सब क्या आपका नॉन इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना? जैसे कैंसर हो गया,
ये सब आपका आ जाएगा नन इन्फेक्शंस में आ जाएगा। फिर मैंने बात किया था गुड मैनर में एक साइंटिस्ट आया था जो कि इसका नाम था हिपोक्रेट्स। इसने बताया कि जो आपका जो बाइल होता है वो ब्लैक होने के कारण से आपको फीवर होता है, बट ऐसा कोई कारण नहीं है। इसको गलत किसने साबित किया था? तो विलियम्स हार्वी ने, जो कि ब्लड का डिस्कवरी किया था। ठीक है ना। तो भाई जितना भी मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ, मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास में जाकर के, और राइट यार खांसी हो रहा है, सॉरी। चलो, तो हम लोग आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि हेलमिंथी से, यानी कि जो यहाँ पे यहाँ से आपका न्यू बीमारी से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस बीमारी का नाम है आपका हेलमिंथी डिजीज। हेलमिंथ डिजीज। देखिए, हेलमिंथ डिजीज में आपका दो टाइप्स की बीमारी आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट यानी कि ये एक तो आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा एस्कैरिसिस, और एक आपका आ जाएगा फेलेरिसिस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेरिया बोलते हैं। तो ये जो बीमारी है आपका हेलमिंथिस डिजीज, यानी कि जो आपका हेलमिंथी डिजीज होता है, इसमें दो टाइप्स की बीमारी आता है। एक आपका होता है एस्कैरिसिस आ जाएगा, और एक आपका हो जाएगा फेलराइसिस। फेलराइसिस यानी कि फलेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हाथी पाँव जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एलिफेंटेसिस, ये इसी को बोलते हैं हम लोग फेलराइसिस। ठीक है ना, फ्लेराइसिस। चलिए, तो देखिए एस्कैरिसिस में क्या आपका हो जाएगा, यानी कि जो आपका इसमें आपका हो जाएगा एस्कैरिस का। यदि पैथोजेंस के बारे में बात करूं, यदि मैं एस्कैरिस के पैथोजेंस के बारे में बात करूं, तो इसका पैथोजेंस क्या हो जाएगा बताओ? इसका पैथोजेंस क्या हो जाएगा? एस्कैरिस क्या हो जाएगा? एस्कैरिस, जिससे आपका क्या हो जाएगा? इंटेंस इंटेस्टाइनल्स पैरासाइट, यानी कि जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो जाएगा? पैरासाइट का इन्फेक्शन इसमें फैल जाता है। ठीक है ना। इसके मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलते कैसे हैं? तो सॉइल से, वाटर से, गंदे वाटर पीने से, प्लस में आपका वेजिटेबल से। ठीक है ना। तो इसका ये क्या है आपका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि वो सॉइल से फैलता है, वाटर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, और ये वेजिटेबल्स के थ्रू क्या होता है? उसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एस्कैरिसिस में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको जो यहाँ पे दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको ये रट लेना है। ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं फेलारिसिस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिफेंटेसिस। इसमें आप लिख लीजिए एलिफेंटेसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेरिया बोलते हैं। ठीक है ना। इसके यदि मैं पैथोजेंस के बारे में बात करूं, तो इसका पैथोजेंस आपका हो जाएगा फ्लैरियल वर्म। क्या हो जाएगा? फ्लैरियल वर्म और वुचेरिया। वुचेरिया इसका पैथोजेंस होता है। ये फैलते कैसे हैं? तो ये होता है कैसे बीमारी? तो बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। समझ गए ना। यानी कि यदि आपका फीमेल मॉस्क्यूटो होता है जिसका नाम है आपका क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, यानी कि जो फीमेल मच्छर होता है जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, इसके काटने से आपको फैलेरिया नामक बीमारी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं। यदि मैं इसके पैथोजेंस के बारे में बात करूँ, तो वुचेरिया इसका पैथोजेंस हो जाएगा, फ्लेरेरिया हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब इसका पैथोजेंस हो जाएगा। इसका सिम्टम के बारे में बात करूँ, तो देखिए फ्लेरिया का सिम्टम क्या होता है? फ्लेरिसिस का सिम्टम देखो क्या क्या होता है। इसका सिम्टम आपका आ जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स, कॉमा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नीचे।
ठीक है ना। तो ये जो आपको ज्यादातर कहाँ पे होता है, आपका लिम्फेटिक वेसल्स में, या आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके नीचे, यानी कि जो पैर होता है ना, पैर, उसमें आपको ये फिलेरिया ज्यादा देखने को मिलता है, जिसका सिम्टम ये है, ठीक है ना। राइट। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जाकि ताकि आप लोग को नॉलेज रहे इसके बारे में, ठीक है ना। ये जो मैं भी बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, राइट है ना, जिससे आपको नॉलेज रहे कि फिलेरिया क्या होता है, स्कैरेसिस क्या होता है, ठीक है ना, एलिफेंटाइटिस किसको हम लोग बोलते हैं। तो फिलेरिया को ही हम लोग एलिफेंटाइटिस के नाम से जानते हैं, यानी कि एलिफेंटाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो फंगल डिजीज के बारे में, यानी कि फंगल बीमारी, ठीक है ना, फंगस से होने वाली बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फंगस से होने वाली बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका फंगल डिजीज। नेक्स्ट है आपका फंगल डिजीज। ये भी आपका दो टाइप्स का होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका एमियोबाइसिस और एक होता है आपका रिंगवॉर्म। एक होता है आपका रिंगवॉर्म, दूसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एमियोबाइसिस, ठीक है ना। एक तो आपका हो जाएगा रिंगवॉर्म्स और एक आपका हो जाएगा एमियोबाइसिस, यानी कि ये जो आपका फंगल डिजीज है, ये कौन सी बीमारियां है, तो ये जो आपका है ये आपको फंगल डिजीज होता है, ठीक है ना। देखिए, रिंग वर्म के यदि मैं पैथोजेंस के बारे में बात करूं, यदि मैं रिंग वर्म के पैथोजेंस के बारे में बात करूं, इसका पैथोजेंस आपका हो जाएगा माइक्रोस्पोर्म। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर्म, माइक्रोस्पोर और ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइट्स, एपिडर्मोफाइट्स इसका सिम्टम होता है, ठीक है ना। फैलने के कैसे कैसे फैलते हैं, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये होता है कैसे, सॉइल और यूजिंग टू विल्स क्लोथ कम, ठीक है ना। इसका ये पैथोजेंस होता है कि रिंग वर्म्स का, कि जो इसका पैथोजेंस होता है रिंग वर्म का कौन कौन सा होता है। तो ऐसे देखते हो ना कि आप लोग कि शरीर पे ऐसे गोला की तरह बन जाता है, ठीक है ना, गोले की तरह बहुत खुजली होती है, इसमें खुजली बहुत होता है रिंग वर्म में, ठीक है ना, इसमें आपको खुजली बहुत देखने को मिलता है। तो इसका जो पैथोजेंस आपका हो जाएगा माइक्रोस्पोर्स हो जाएगा, इपीडर्मो फाइट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब इसका पैथोजेंस होता है। यदि मैं इसके फैलने के बात करूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, तो सॉइल यानी कि जो मिट्टी, जैसे कि मान लो आपका कोई भी कपड़ा में क्या है आपका वो इसमें मिट्टी लगा, ऑलरेडी क्या होता है मिट्टी में बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप इस कपड़े को जब पहनते हो या आपके कपड़े जरा गंदे होता है, तो इससे क्या होता है वो आपको फैलता है और ये बहुत इसमें खुजली देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एम्यूबाइसिस। देखिए, एम्यूबाइसिस मतलब होता है कि जो ये इसका जो पैथोजेंस के बारे में बात करूं, तो ये इसका पैथोजेंस आपका हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका, यानी कि जो आपका एम्यूबाइसिस जो होता है इसका जो पैथोजेंस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। जिस किसके कारण से होता है ये आपका ये बीमारी, तो आपका बाइट ऑफ फीमेल हॉर्स फ्लाई मक्खी, यानी कि जो आपका हॉर्स फ्लाई मक्खी होता है, जो हॉर्स फ्लाई मक्खी जब आपको बाइट कर लेता है, ठीक है ना, तो जिससे आपको कौन सी बीमारी पकड़ लेगा बताओ, फंगस में कौन आ जाएगा आपको, एमियोबाइसिस, ठीक है ना। राइट, कौन से हो जाएगा, एमियोबाइसिस। तो इसके जो आपका ये किससे होता है, तो बाइट ऑफ फीमेल, कौन सा हो जाएगा, बाइट ऑफ फीमेल हॉर्स फ्लाई मॉस्किटो, ठीक है ना। इसके पैथोजेंस के बारे में बात करूँ तो इसका पैथोजेंस हो जाएगा आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका।
ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ, ये जो पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, राइट। ठीक है, जो मैं बताया हूँ यहाँ पे जो लगा रखा हूँ, इसको आपको याद करने लाना है कि जो एमोबाइसिस नामक जो बीमारी होता है वो किस मक्खी के काटने से होता है, तो आपका बाइट ऑफ फीमेल हॉर्स फ्लाई मक्खी। यदि इसके से आपको पैथोजेंस पूछ सकता है, तो पैथोजेंस में क्या बोलना है आपको, तो पैथोजेंस में बोलना है आपको एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या बोल रहे हैं बच्चों, एंट अमीबा हिस्टोलिका से इसका पैथोजेंस हो जाएगा, राइट। चलिए चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पर्सनल हाइजीन्स क्या होता है। पर्सनल हाइजीन आप लोगों को पता होगा सबको, बहुत इजी है। पर्सनल हाइजीन क्या होता है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है पता है ना आप लोगों को। देखिए, पर्सनल हाइजीन्स का मतलब होता है कि जो अपने खुद को मैं अपना कैसे केयर करता हूँ, अपने खाना पीना, बॉडी, आसपास की इन्वायरमेंट की कैसे हम लोग सफाई रखते हैं, यानी कि जो अपने घर के, जो अपने आसपास, घर के जो आसपास जो मेरा इन्वायरमेंट है, इसको हम लोग कैसे सफाई रखते हैं, अपने कपड़े को कैसे हम लोग साफ करते हैं, कैसे हम लोग को खाना खाना चाहिए, कैसे, पता नहीं, यानी कि जो सबसे पहले आपको हाथ अच्छे से साफ करना चाहिए, फिर भी कोई चीज को खाना चाहिए, ये सब क्या आपका पर्सनल हाइजीन, यानी जिससे आप खुद को मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर के आसपास में बहुत पानी जमता है, ठीक है ना, तो ऑलरेडी है कि जहाँ पे पानी जमेगा वहां पे क्या होगा, मच्छर को क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि यहाँ पे मच्छर ज्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको गंदे पानी होगा घर के आसपास में, वहां पे मच्छर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, इस मच्छर को काटने से आपको डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, ठीक है ना, और फ्लेरिया भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मच्छर के भी कैटेगरी होता है, राइट। तो ये सब क्या आपका पर्सनल हाइजीन, जिससे हम खुद मेंटेन कर सकते हैं अपने शरीर को, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को, जो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत इजी लिख सकते हैं कि क्लीन ऑफ कीप द बॉडी, कीप द बॉडी क्लीन, यानी कि अपने शरीर को साफ सफाई रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूज क्लीन वाटर, यूज क्लीन फूड, यूज क्लीन हैंड, ठीक है ना, ईटीसी। तो ये सब क्या आपका ये पर्सनल हाइजीन्स का ये पार्ट होता है। इसमें हम लोग ये, यदि क्वेश्चन आएगा तो किस में आएगा आपका, नर्सिंग एप्टीट्यूड में इससे क्वेश्चन आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, इसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन कैसे किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है 3-4, जिसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है ना। यानी कि जो खुद को मैं अपना मेंटेन कैसे कर पा रहा हूँ, अपने शरीर को, अपने घर के, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। जैसे कि मालूम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हाथ को अच्छे से धोते हैं साबुन से, 4 मिनट या 5 मिनट जो भी हो, 20 सेकेंड अच्छे से धोते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, इसको अच्छे से सफाई करके फिर मैं अपने खाना खाने के लिए बैठता हूँ। कोई भी सब्जी आप मार्केट से लाते हो तो क्या आप पहले सब्जी को लाते हो काट कूट के सीधा बना ले, तो नहीं, नहीं करते हो ना। यानी कि क्या करते हो पहले सब्जी को, यानी कि जब कोई भी वेजिटेबल आप मार्केट से लाते हो तो पहले इसको धोते हैं, सफाई करते हैं, फिर मैं इसको क्या करते हैं काट के, फिर मैं क्या करता हूँ अपना जो भी खाना बनाता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो मेंटेन नहीं करता है, कहीं भी जाएगा, भाई यहाँ पे समोसा बन रहा है बहुत स्वादिष्ट होगा, हाँ चल खाते हैं, हाथ न कुछ करेगा, सीधा डालने, हाँ भाई जाने दे, कुछ नहीं, बाद में देखा होगा, जो भी कुछ होगा ना, डॉक्टर तो है ना, हाँ चल दे, ये सब होता है। तो इसलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंस बात है, ठीक है ना। ये खुद को भाई, जो तुम खुद को केयर नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरों को क्या केयर कर पाओगे बताओ। यही तो एक है नर्सिंग में, क्या भाई नर्सिंग में क्या है, आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी केयर देंगे, ठीक है ना, इसको हेल्प करेंगे हर चीज में, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में बोलेंगे, हेल्प करेंगे, तो भाई जब तुम खुद ही नहीं मेंटेन कर पाओगे तो तुम इसको क्या कैसे बताओगे कि भाई पेशेंट को आप हाथ अच्छे से धो के खाओ, आप जाओगे हॉस्पिटल में, ठीक है ना, तब उन सब के बारे में नॉलेज अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आप लोग को पता होगा क्या होता है,
ह्यूमन इम्यून सिस्टम आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, हमें लगता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है पता है किसी को? बताओ। देखो, ह्यूमन इम्यून सिस्टम ये होता है कि जो हमें किसी भी पैथोजन से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे शरीर में एंट्री करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी पैथोजन या कोई भी एंटीजेंस, तो हमारे शरीर क्या करता है, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है? वो एंटीबॉडी बनाता है, जिस ये क्या कहता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिस एंटीबॉडी से क्या कहता है, वो इस जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसको क्या कहते हैं, इनगल्फ करते हैं, यानी कि उसको खा लेता है, ठीक है ना, इसको मार गिराता है। जिसको ये किस कारण हो रहा है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का सब रिस्पॉन्स है। जैसे कि मान लो कि जिसका इम्यून सिस्टम काफी वीक होगा, तो इसको फीवर भी होगा तो घर में पड़े रहेंगे, बहुत बोलेंगे भाई मुझे आज बहुत फीवर है, मुझसे ये चला नहीं जा रहा है, मुझसे खाने क्या है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो किसी भी बीमारी से फाइट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इम्यून सिस्टम। तो देखिए मैं इसमें ये बात करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए किसी को एलर्जी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, किसी को एलर्जी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन इसमें होता है, ठीक है ना। राइट, समझ गए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन ऑटो इम्यून डिजीज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें इंक्लूड क्या क्या है, तो लिम्फोइड, ऑर्गन, टिश्यू सेल, ईटीसी, ये सब इसका ये क्या इंक्लूड हो गए, राइट। तो आपको यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है कि इम्यून क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे जो आपको लिम्फोइड लिम्फोइड ऑर्गन जो बताया, यानी कि जो लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पे लिखा हूँ, इसके बारे में आगे डीपली डिस्कस करता हूँ, राइट। लिम्फोइड ऑर्गन, ये जो आपका होता है वो दो टाइप्स का होता है। लिम्फोइड ऑर्गन आपका दो टाइप्स का होता है, एक आपका होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। एक आपका हो जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है ना। तो देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, कौन हो जाएगा बताओ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन हो जाएगा, तो प्राइमरी लिम्फोइड जो ऑर्गन ऑर्गन होता है, ये आपको कौन कौन सा होता है, बोन मैरो, बोन मैरो, और क्या हो जाएगा, और थाइमस। ये क्या आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखिए मैं आगे चल के बोन मैरो को डीपली डिस्कस करेंगे और थैमस के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको टाइप्स के बारे में लिखता हूँ कि कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो आपका हो जाएगा बोन मैरो हो जाएगा, प्लस में आपका थाइमस जो होता है वो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, राइट, समझ गए।
चलिए, नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपका स्प्लीन हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, लिम्फ नोड हो जाएगा, लिम्फ नोड हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएगा, राइट, और आपका हो जाएगा पेयर्स पैच हो जाएगा, पेयर्स पैच, यानी कि ये आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बात किया हूँ कि जो लिम्फोइड ऑर्गन होता है आपका दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यदि मैं बात करूँ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, तो ये आपका दो टाइप्स का होता है, बोन मैरो और थाइमस, ये आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पे है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है आपका स्प्लीन हो जाएगा, थाइमस स्प्लीन हो जाएगा, ठीक है ना, आपका लिम्फ नोड हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएगा और आपका पियर्स पैच हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कि आपका बोन मैरो में, जो कि आपका ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है ना। ये जो आपका बोन मैरो है आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो क्या है बताओ, तो बोन मैरो जो है आपका है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है ना। बोन मैरो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। देखिए, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो बोन मैरो का काम क्या होता है, यानी कि जो बोन मैरो जो होता है आपका वो फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स बी एंड टी लिम्फोइड इंक्लूड, यानी कि जो आपका बोन मैरो होता है वो आपका ब्लड सेल का फॉर्मेशंस करता है, जिसमें आपका बी और टी लिम्फोसाइट क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका बोन मैरो होता है वो आपका ब्लड सेल का फॉर्मेशंस करता है। कौन सा ब्लड सेल, तो आरबीसी का फॉर्मेशंस करता है ब्लड सेल्स का, जिसमें आपका बी और टी लिम्फोसाइट इसमें क्या होता है इंक्लूड होता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिसमें बी लिम्फोसाइट और जो आपका टी लिम्फोसाइट क्या है, बी लिम्फोसाइट जिसमें क्या हो जाएगा आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इंक्लूड है, ठीक है ना। किस में हो जाएगा, तो बोन मैरो में हो जाएगा, जिसका बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना, जिस सेल में आपका हो जाएगा बी एंड टी लिम्फोसाइट इसमें इंक्लूड होता है। अरे सर्दी ठीक नहीं हो रहा है मेरे को, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कौन सा, तो नेक्स्ट जो था आपका थाइमस, थाइमस ही है ना, ये जो आपका है थाइमस ही तो है। नेक्स्ट आपका है थाइमस। देखिए, थाइमस ये किसका पार्ट है बताओ, बताओ किसका पार्ट है बच्चों, तो वो है आपका प्राइमरी लिम्फोसाइट का पार्ट है। कौन कौन सा है, तो ये आपका एक हो जाएगा थाइमस हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा बोन मैरो, जो आपका प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स का ये क्या है आपका पार्ट है, राइट। चलिए, तो देखिए थाइमस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग थाइमस के बारे में बात करते हैं कि जो थाइमस क्या होता है। तो थाइमस में जो आपका आ जाएगा, जो कि ये थाइमस जो होता है, जो आपका क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ।
थोड़ा पानी लाने गए थे, ठीक है ना। चलो देखिए, हम आज जो क्लास में थाइमस में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि खांसी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ले लेता हूँ आज क्लास। देखो, पहले बात तो मुझे आज क्लास लेने का मन नहीं था, क्योंकि खांसी बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जो खींचा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, खींच लेता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो थाइमस में ही कंप्लीट करेंगे, थाइमस पढ़ लेंगे, स्प्लीन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, थाइमस के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, थाइमस क्या होता है, थाइमस जो होता है वो आपका बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, वो आपका बाइलोब्ड होता है। ये जो आपका थाइमस होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है जब आप बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय पे जो आपका थाइमस जो होता है वो क्या होता है, काफी लार्ज साइज का होता है। जैसे जैसे आप बच्चे का जब उम्र बढ़ता है, जब प्यूबर्टी एज में वो जब एंट्री करता है, ठीक है ना, जब 11 से 12 साल का होता है, तो इसमें क्या होता है, ये थाइमस का साइज छोटा होने लगता है, ठीक है ना। क्या होता है, थाइमस का जो साइज होता है, क्या होता है, वो आपको छोटा होने लगता है, राइट, ठीक है ना। और इनमें बात करूँ थाइमस के मिच्योर के बारे में, तो टी लिम्फोसाइट होता है वो मिच्योर करता है थाइमस को, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं थाइमस में, थाइमस जो होता है वो आपका बाइलोब्ड होता है, थाइमस आपका बाइलोब्ड होता है, ठीक है ना। इट इज लार्ज साइज ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है ना। यानी कि जब बच्चे को जन्म होता है तो उस समय पे क्या होता है, जो इसका जो थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है ना, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना, लार्ज साइज होता है। जब बच्चे प्यूबर्टी इट स्मॉल साइज प्यूबर्टी, यानी कि जब बच्चे प्यूबर्टी एज में एंट्री करता है तो जब इसका जो थाइमस जो ग्लैंड होता है उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका खासियत बात है। और जब मैं बात करूँ मिच्योर के बारे में, तो ये टी लिम्फोसाइट मिच्योर करते हैं, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट मिच्योर करता है किसको, थाइमस को। तो ये तो थाइमस को जो मिच्योर कर रहा है, इसको टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, मिच्योर कर रहा है थाइमस को, ठीक है ना। किसको कर रहा है, तो थाइमस को टी लिम्फोसाइट मिच्योर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बताया हूँ, जिसमें आपका बोन मैरो होता है और आपका थाइमस होता है। बोन मैरो क्या करता है, वो आपका ब्लड सेल का प्रोडक्शन करता है। इसमें बी और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इसमें शामिल होता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट मैंने बात किया हूँ थाइमस के बारे में। थाइमस जो होता है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट क्या होता है बताओ, साइज होता है कब, ड्यूरिंग, यानी कि बर्थ के समय सबसे लार्जेस्ट साइज होता है थाइमस का होता है। जब बच्चे का उम्र बढ़ता है, जब प्यूबर्टी एज में जब एंट्री करता है, तब इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। थाइमस आपका बाइलोब शेप का होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है आपका थाइमस का जो मिच्योर होता है वो आपका टी लिम्फोसाइट इसको मिच्योर करता है, राइट। चलिए, नेक्स्ट एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जिसका नाम है स्प्लीन, जो कि आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन सा आपका स्प्लीन, स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन को बताओ। स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं कबरगाह, ठीक है ना बच्चों। स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं कबरगाह। कौन सी कबरगाह बताए ना आप लोगों को, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, स्प्लीन जो होता है वो आपका बीन शेप का होता है, बीन जैसे किडनी होता है ना, उस शेप का आपका स्प्लीन होता है। जो कि स्प्लीन का जो काम होता है, वो जब आरबीसी जब मरता है तो वो क्या हो, कहाँ इकट्ठा होता है, आपका स्प्लीन में जा करके जो आपका आरबीसी इकट्ठा होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो स्प्लीन का जो काम होता है, स्प्लीन जो होता है, एक मिनट, स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन जो आपका होता है कैसे होता है बताओ। तो इट इज अ बाइलोब शेप, सॉरी, इट इज अ बीन शेप, इट इज अ बीन शेप, इट इज अ बीन शेप, ठीक है ना। ये रिमूव क्या कर रहा है, ये रिमूव क्या कर रहा है, वर्म आउट आरबीसी
एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आपका आ जाएगा, फ्रॉम ब्लड, राइट, फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि मैं और इसमें पॉइंट ऐड कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट फिटस, राइट। बोले नहीं जा रहा है यार। तो यहाँ पे मैंने बात किया स्प्लिंस के बारे में। स्प्लिंस क्या होता है, वो आपका आरबीसी को कब्रिस्तान कहते हैं। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ बच्चों को जिसको पता ना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है कौन सा होता है आपका, स्प्लीन होता है, ठीक है ना। जिसमें कोई भी जब आपका आरबीसी जब ब्लड का डेथ होता है तो स्प्लीन में जाकर वो इसका इकट्ठा हो जाता है, राइट। वो आपका बीन शेप का होता है, ठीक है ना। वो रिमूव क्या कर रहा है, ब्लड में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो आपका आरबीसी में होता है, प्लस में आरबीसी का क्या करता है, वो आपका रिजर्व करता है, जो कि फीटस में बहुत इंपॉर्टेंस बात है, ठीक है ना। तो ये आपका स्प्लिंस के बारे में आज के क्लास में डिस्कस किया हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका एमएलटीएस की म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में बताओ कि किसी को कहीं पे डाउट है, जिसको भी कहीं पे डाउट होगा वो जरूर बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों क्योंकि आज मैं क्लास जल्दी कंप्लीट करूंगा क्योंकि मुझे आज बहुत खांसी हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इतना डिस्टर्ब हो, क्योंकि बात बात पे हमें खांसी आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करूंगा, राइट। ये रहा आपका 2026 का ABBMU का बैच, ठीक है ना। ये आपका ABBMU 2026 का बैच है, ठीक है। ज़्यादा खांसी हो रहा है, जिसमें क्या आपका इंक्लूड है एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्लास होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, जल्दी से मेरी क्लास में शामिल हो जाओ और अपने दोस्तों को जरूर शामिल करना है, जो भी आपका स्टूडेंट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है, राइट, ओके।